हे हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो सीबीएसई का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो हम चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे आज, और बड़े दिल से करना है, सभी को ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो सबसे पहले जरूरी है वो ये जानना जरूरी है, देखिए सीबीएसई का जो पेपर है वो उसके अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी आते हैं। आपको टीचर भी सुनाई दिए होंगे, टीचर हमेशा आपको कहते रहते हैं बेटा एनसीईआरटी जरूर करने, बिना एनसीईआरटी के कोई भी फायदा नहीं है, कि चाहे आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से आपने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा कि एवरी टीचर आपको बार बार पुश कर रहा होता है कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, और सीबीएसई भी बार बार आपको फोर्स करता है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, बिना एनसीईआरटी को कोई कंपटीशन क्रैक नहीं होता। तो उसी प्रकार सीबीएसई बोर्ड में अगर आप 10th क्लास के बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं तो बिना एनसीईआरटी क्वेश्चन के जाना बेवकूफी होगी। तो आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आती है कि सर हम याद तो कर लेते हैं पर फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। मार्क्स ना आने के पीछे का कारण सिर्फ ये नहीं कि आपने याद कर लिया, तो आपका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। बिना प्रेजेंटेशन, बिना प्रॉपर आंसर के या बिना आंसर की के आप अगर पेपर में लिख के भी आ जाते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। बिना एनसीईआरटी के प्रेपरेशन के आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी cleaned before burning in air। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहां पे एनसीईआरटी से। अगर आप देखना चाहोगे तो आपका पेज नंबर 6 है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस है, वहां से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले। आई नो दैट, देखिए सबको नॉलेज है कि मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी सारे टीचर्स करवाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। बेटा मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले सैंड पेपर के साथ रब किया जाता है। क्यों रब किया जाता है? टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। ठीक है, वो भी जानते हैं कि टोंग के साथ हम बर्नर के पास लेके जाएंगे, जब बर्नर के पास लेके जाएंगे डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, तो आपने आई ग्लास पहनना है, देन उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा वो सभी जानते हैं, व्हाइट एश पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाएगा। अब नॉलेज तो है पर आंसर कैसे लिखे, प्रॉब्लम वहां पे कोज होती है कि आंसर कैसे लिखे। तो व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, तो इसका आंसर हम कैसे ट्राई कर सकते हैं? मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning in air, as magnesium react with atmospheric oxygen and form very stable compound that is magnesium oxide। So to prevent further reaction of magnesium with oxygen to form oxide, magnesium ribbon surface is rubbed with sandpaper to remove oxide layer present on it। तो अगर आप यहां पे एक चीज देख रहे हो, देखिए आंसर आपके सामने है। अगर आप यहां पे एक चीज देख रहे हो
तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब कर रहे हैं टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। जो स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें, जो स्टेबल बन रहा है उसके अंदर कंपाउंड जो बन रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर के साथ रगड़ते हैं, रब करते हैं, ताकि उस पे जो ऑक्साइड लेयर है वो साफ हो जाए और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट हमें मिल सके। सो क्वेश्चन क्या था, वाई। आपसे पूछा गया था वाई, तो वाई के अकॉर्डिंग आपने उसको क्यों का जवाब दे दिया है कि यहां पे क्या बन रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको रब करें ताकि जो फर्दर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन की किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, वो हो ना पाए, तो इसलिए हम उसको रब करते हैं विद सैंड पेपर। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जरा जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हमें दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, बेरियम क्लोराइड एक्टिविटी है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, सोडियम प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर हम इन तीन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बैलेंसिंग आ रही है बार बार पेपर में, इस बार एमसीक्यू की फॉर्म में आई थी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको यह समझना जरूरी है कि बैलेंसिंग किस बेस पे होती है। इसके पीछे एक प्रिंसिपल है बैलेंसिंग के पीछे, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो मास प्रेजेंट होता है, यानी रिएक्टेंट साइड जो मास प्रेजेंट होता है, वो इक्वल होता है मास जो हमारे राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में बराबर होता है। अब ये किस मेथड के बेस पे होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहां यूज करते हैं टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। आपने यहां पे स्टेप नहीं लिखने जब तक सीबीएसई आपसे ना पूछे। यहां पे सीबीएसई ने आपसे पूछा ही नहीं है, ना एनसीईआरटी ने आपसे पूछा कि आप यहां पे स्टेप्स लिखिए। तो सबसे पहले बेटा जरूरी है कि आपने एक चीज समझनी है, जो सबसे पहला बेसिक है, जो हमारे 9th क्लास में आता है। 9th क्लास में आता है हमारा क्रिस क्रॉस मेथड। अब बहुत सारे बच्चे हैं 10th क्लास के जो मुझे लगता है जिनको यही नहीं पता कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। तो कंपाउंड बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वैलेंसी की जरूरत पड़ती है। बिना वैलेंसी के आप कंपाउंड बना ही नहीं सकते। तो क्रिस क्रॉस मेथड और वैलेंसी आपने जरूर रिवाइज करनी है। अब इसकी वीडियो में अलग से सेपरेट डाल दूंगा, जो आपने समझना है किस प्रकार हम कंपाउंड बना सकते हैं, किस प्रकार हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, वो हमने यहां समझना है। अभी हमने क्या समझना है यहां पे, इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, पहले का ए। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H2, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl2, H2 एंड Cl2। और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, HCl के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है मेरा और ये राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। क्लोरीन कितने हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो हमने करना क्या है, यहां इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो फ्रंट में आएगा, पैर में नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पैर में लिख देते हैं ऐसे H2Cl2, ये रोंग है। आपने ये नहीं करना, ये टोटली रोंग है। आपने ये नहीं करना, फ्रंट में आपने लिखना, दैट इज द मेन वे कि आपने लिखना कैसे है। तो मेरे पास क्या बन गया, H2 + Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl। नाउ सेकंड को करते हैं ट्राई। हम देखें बेरियम क्लोराइड है मेरे पास BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, दोनों क्रिस क्रॉस करोगे तो BaCl2 बनेगा। अब मैंने इसको ट्रीट किया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 थ्राइस,
क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो इस प्रकार आपने लिखना है जो जरूरी है। तो मेरे पास बन गया बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब अगर यहां देखो बेरियम 1 है, यहां भी बेरियम 1 है, सल्फेट यहां पे 3 आ गए, और यहां पे सल्फेट को देखो तो यहां पे 3 है और यहां पे सल्फेट 1 है राइट हैंड साइड में मेरे। तो यहां पे अगर देखो सल्फर कितने 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 12। अब यहां पे तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बेरियम हो गए यहां पे, तो 3 बेरियम यहां भी मुझे चाहिए। अगर मैं इस बेरियम को बैलेंस करता हूं तो मेरे पास क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। यहां पे जो ये 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, और ये भी मेरे पास 6 हो गया। ये बैलेंस हो गया मेरे पास केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग अ मेथड नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, नाउ थर्ड वन पे आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इजी वे हो गया। सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, किस में कन्वर्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, साथ में क्या रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम जब पानी में मिलाते हैं तो बड़ी आग लग जाती है उसके अंदर, तो सोडियम यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां भी 2 और 1 3 है। तो हमें अब क्या बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन देखो 1 है यहां पे, अगर मैं इसको पिक करता हूं यहां पे ऑक्सीजन को तो 1 है ऑलरेडी, पर हाइड्रोजन मुझे बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 2NaOH, 2 और 2 4, ये भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2, ये भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब सोडियम कितने यहां पे 2, तो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है सभी बच्चों ने, हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय दिस मेथड वी कैन बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग by using law of conservation of mass and heat and trial method we can balance these chemical equation। बड़े अच्छे से हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ना तो मैं यहां पे कोई मिमिक्री कर रहा हूं, ना मैं किसी की कॉपी कर रहा हूं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें नेचुरल वे से पढ़ना है, जो जरूरी है। मैं बाय दिस वीडियो में आपको नेचुरल वे से पढ़ाना चाहता हूं कि कैसे हम किसी चीज को, ये क्लासेस चल रही है एक प्रकार से, आपने समझना है। जो क्लास में आप सीखते हो, जो महसूस करते हो, तो आपने बाय दिस वीडियो वो महसूस करना, यही चीज को आपने बार बार दोहराना है, देखना है। तो मैं हट जाता हूं यहां से, एक बार ध्यान से इस सारी आंसर को और क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है कि कैसे सर आपने बेरियम सल्फेट बनाया, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 क्रिस क्रॉस मेथड यूज करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। तो इसको ध्यान से सबने देखना है और करना है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। तो यहां पे एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि सर क्वेश्चन आ गया इस पेपर के अंदर कि एक व्हाइट वॉश कंपाउंड का नाम पूछा गया है, तो व्हाइट वॉश सब्सटेंस का नाम पूछा गया ना कि सॉल्यूशन का। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे स्लेक लाइम लिख देते हैं, क्योंकि देखिए जो क्लास में पढ़ाया गया है वो हर टीचर पढ़ाता है कि क्विक लाइम में जब पानी मिलाते हैं तो स्लेक लाइम बनता है, स्लेक लाइम को जब वॉल पे अप्लाई करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको तो व्हाइट वॉश नजर आ रहा है कि व्हाइट वॉश कोई चीज लिखी हुई है, तो व्हाइट वॉश नजर आता है। व्हाइट वॉश को पकड़ के वो क्या करता है, आंसर को गलत करके आ जाता है। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, 20% बच्चों की ये गलती होती है। अगर आप इस गलती से बचना चाहते हो तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, सब्सटेंस एक्स का। यानी सब्सटेंस एक्स कौन है, यहां पे क्विक लाइम के बारे में बात हो रही है। तो हमसे वही पूछा नेम द सब्सटेंस एक्स। तो नेम द सब्सटेंस एक्स में जो फर्स्ट का आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्विक लाइम। क्या बनेगा, क्विक लाइम, जिसको हम केमिकली क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है, CaO। और सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। अब हमने क्विक लाइम को पानी में मिला दिया, तो याद होगा सबको, चुनना चुनना ताता चुनना, चुनने को लगाने वाला चाहिए। तो जैसे हमने मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, स्लेक लाइम प्लस साथ में क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंने क्या लिया यहां पे, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने क्या मिलाया, पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको
हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं। ठीक है, और साथ में यहां से क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम इसे बोलेंगे। तो हमने याद रखना है, चुन्ना चुन्ना ताता चुन्ना चुन्ने को लगाने वाला चाहिए, तो चुन्ना चुन्ना ताता बोले तो गरम, गरम बोले तो हीट यहां से निकल रही है, तो एक्टिविटी भी है। जब चुन्ने को पानी में मिलाया जाता है, बीकर को हम टच करते हैं तो हमें हॉटनेस फील होती है, बीकर हमें गर्म महसूस होता है। तो कौन सी रिएक्शन वहां पे हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे हो रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट को जरूर 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 पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7? एक्टिविटी 1.7 क्या थी, पहले उसके बारे में बात कर लेते, फिर स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 1.7 में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ reactant is broken down into two or more product in the presence of electric current। तो हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, अगर सबको याद हो तो हमने क्या बनाया था, एक बीकर लिया था। यहां पे उस बीकर के अंदर हमने दो रोड्स लगा दी थी। क्या लगाई थी, दो रोड्स लगाई थी। अगर आपने वो वीडियो वॉच किए तो आप नहीं वॉच किए तो उसको अच्छे से वॉच कर लो पहले, नहीं वॉच करोगे तो फिर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो जरा बात कर लेते हैं। हमने दो रोड्स लगा दिए, एक एनोड और एक कैथोड। इसके ऊपर मैंने उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दी है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब मैंने इसके ऊपर रख दी है, और इनको दोनों को मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है। मैंने एक बैटरी के साथ इन दोनों को जोड़ दिया, बैटरी के साथ। तो ये कौन है, एनोड, और उस साइड कौन है, कैथोड। हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो पानी जब हमने डाला तो पानी की क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। और हम यहां देखेंगे, यहां पे दो चीजें रिलीज हो रही है। एक एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, तो कैथोड के ऊपर भी बबल्स बन रहे हैं। जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां रिलीज हो रही है, कैथोड पे, और एनोड पे कौन सी हो रही है, ऑक्सीजन गैस हो रही है। ये हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया था। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हमने करके दिखाया था। ये पिछली वीडियो में मैं आपको शो कर चुका हूं, बना चुका हूं, आप उसको ध्यान से देख लेना। नाउ इसमें पूछ रहा है कि जो गैस कलेक्ट हो रही है, डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड ऑन द अनदर। तो जो एक गैस यहां कलेक्ट हो रही है, एक डबल है और एक उसका हाफ है। तो अगर हम देखें, एक रिएक्शन लिखते हैं यहां पे 2H2O, यानी वाटर की मैंने हाइड्रोलिसिस की इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। जब मैंने वाटर की हाइड्रोलिसिस की तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, अगर आप यहां पे देखोगे तो कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल किसका रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस का। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कैथोड पे और एनोड पे, कैथोड पे और एनोड पे, वो 2:1 में हो रही है। तो यही चीज यहां पे पूछी गई है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड ऑन द अनदर, नेम दिस गैस। तो हमने नाम लिख दिया, एक रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस, और वो कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। और दूसरी रिलीज हो रही है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और वो कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। सो वी कैन से दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस is released during hydrolysis of water। So during hydrolysis of water हमारे पास क्या रिलीज हो रहे हैं, 2:1 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो यही हमने शो करना था इस आंसर के अंदर। आपकी नॉलेज भी आ गई, आपकी प्रेजेंटेशन भी आ गया, आपका आंसर भी आ गया। तो इस प्रकार आपने आंसर्स को लिखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डिस्कस करते हैं उसको कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, जरा उसको रीड करते हैं। देखिए बार बार एक ही बात कह रहा हूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है। आप देखिए 10th क्लास के बच्चे इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते, पर आपको मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। बिना स्टेटमेंट पढ़े कोई भी आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं करना माय डियर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन इट। व्हाई बोले तो क्यों
कलर कॉपर सल्फेट का बदल जाता है जब उसके अंदर कोई आयरन नेल डाली जाती है। तो एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत बार पेपरों में आई हुई है। आयरन नेल की बात कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले एक चीज कही थी कि आयरन की चीज आ रही है, कॉपर सल्फेट की चीज आ रही है, तो यहां से साफ पता लग रहा है कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी? केदारनाथ का माली, आलू जरा सुंदर फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, आयरन कहां पे? ये रहा। और कॉपर कहां पे? ये रहा। विच वन इज मोर रिएक्टिव? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस? तो आंसर क्या बन जाएगा? द कलर ऑफ CuSO4 changes when an iron nail dipped in it because Fe is more reactive than Cu, which displaces copper from copper sulfate and change its color. That is, the blue color of CuSO4 fades. तो हमारा पूरा आंसर आ गया। अब हम यहां पे रिएक्शन शो कर देंगे। Fe प्लस CuSO4 कन्वर्टेड इंटू FeSO4 प्लस Cu। तो यहां पे क्या हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है वो भी मेंशन कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर मेरे पास रेडी हो गया। तो यहां पे हमने आंसर किसका जवाब दिया? Why does the color of copper sulfate changes when iron nail dipped in? When iron nail dipped in copper sulfate solution, the blue color of the copper sulfate solution fades because iron is more reactive as compared to copper, shown in the reactivity series, displaces copper from copper sulfate and changes its color। तो हम रिएक्शन के थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखा देंगे। इस प्रकार आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस साल इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है, बिकॉज आपका बेसिक कंसेप्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन का वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? दैट रिएक्शन इन विच द साइमल्टेनियसली बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डिफरेंस अगर देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इन दैट रिएक्शन हमने सब्सटेंस ढूंढना है दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दैट आर रिड्यूस्ड। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन फर्स्ट रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज because oxygen is added in it, and in second equation, that is B part, copper is reduced because oxygen is removed from it। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा सोडियम एंड कॉपर। तो बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने क्या करना है? रेडॉक्स रिएक्शन के डिफरेंस पढ़ने हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर भी आता होगा। तो इसको समझते हैं कि हमने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। जिनको नहीं आता बड़े अच्छे से इसको सुनना है।
व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो जरा लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन may be defined as a equation in which number of atom present on left hand side is equal to right hand side is called balanced chemical equation. Why should a chemical equation be balanced? The chemical equation should be balanced to obey law of conservation of mass. In this, hit and trial method is used to balance a chemical equation. So that will be the answer. अगर आप देखोगे कि परफेक्टली हमने आंसर कैसे लिखना है, तो आप एक एक चीज देखिए, हमने सब चीजें यहां पे मेंशन कर दी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जहां पे नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है वो किसके इक्वल हो? राइट हैंड साइड के इक्वल हो। यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। नाउ क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बात कर चुका हूं इसके बारे में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो कहता क्या? लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल टू राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर जो मेथड हम यूज करते हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो एक एक चीज आपकी मेंशन होनी चाहिए आंसर के अंदर, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप एक एक आंसर को अच्छे से वॉच करिए। तो मैं एक एक आंसर आपको समझा रहा हूं, तो इस प्रकार आपने अपने फाइनल्स में ये आंसर्स लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो बच्चे इसको डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए जरा हम डिफरेंस फॉर्म में चलते हैं। एक साइड हम मेंशन कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने एक साइड मेंशन कर दिया एक्सोथर्मिक और दूसरी साइड हम मेंशन कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आ गया हमारे पास, एक तरफ एक्सोथर्मिक और एक तरफ आ गया हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों डिफरेंस हम जरा करते हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मीनिंग होता है आउट, और थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, यानी हीट का आउट होना। एंडो का मीनिंग क्या होता है? इन और एब्जॉर्ब, और थर्म का मीनिंग क्या होता है? थर्मल का मीनिंग होता it हीट। ठीक है। इन दिस रिएक्शन heat is out or evolved. In this reaction, heat is absorbed. अब एग्जाम्पल देने हमने, एग्जाम्पल अगर हम दे यहां पे रेस्पिरेशन, कंक्रीट सेटिंग, तो यहां पे क्या हो रही है? हीट आउट हो रही है। तो जो हम सीमेंट लगाते हैं या लिपाई करते हैं तो वहां पे कंक्रीट सेटिंग हो जाती है। रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं, हमारा खाना जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या देता है? हीट देता है। हमारी बॉडी में से हीट रिलीज होती है। सर्दियों के टाइम पे हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, इसी हीट को ट्रैप करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे? वार्म रहे। एंडोथर्मिक की बात करें, एग्जांपल आ जाता है फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन।
सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड और इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एग्जांपल रेस्पिरेशन, कंक्रीट सेटिंग इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है और याद करना है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट सीबीएसई पूछ लेती है एनसीईआरटी में से, तो अच्छे से इसको याद करना चाहिए। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बात की। एग्जांपल किसका था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था। तो जरा समझिए रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ोगे। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल किसको करते हैं? हम ऑक्सीजन को करते हैं। एक्सहेल किसको करते हैं? हम CO2 को करते हैं। दैट इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन के अंदर क्या, जो ऑक्सीजन हमने रिस्पायर किया, इनहेल की है, वो ऑक्सीजन क्या करेगी? जो फूड हमने खाया है, और हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। बिना फूड के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। पर जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है? फूड से आती है। जो फूड है हमारी बॉडी में जाके वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। किसके अंदर ब्रेक हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो जाता है। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड साथ में क्या रिलीज करता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने हमें क्या दे दिया? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या रिलीज करेगा? हीट एनर्जी। क्या रिलीज होती है? हीट एनर्जी। और ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन exothermic reaction because the simpler unit of food that is glucose is oxidized into CO2, H2O and release heat energy. That's why it is considered as an exothermic reaction. तो क्यों हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर टूट जाता है? सिंपलर यूनिट ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है। और जो सिंपलर यूनिट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होती है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आज का जो पार्ट था हमारा, छोटा सा एक पार्ट था एनसीईआरटी के बारे में, सेकंड पार्ट फिर हम लेके आएंगे। तो ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा सुनना है और आपने मेरे चैनल को दैट इज मास्टर जी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत सारा प्यार देना है। थैंक